नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष दिसंबर माह क्रोनोलॉजी का अंतिम सेशन लेकर उपस्थित हूं और इस सेशन में अपनी चर्चा करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों, इस बिंदु में समस्त वे टॉपिक्स होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि अपने पढ़ते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में, चर्चित व्यक्तियों के बारे में, चर्चित पुस्तकों के बारे में, महत्वपूर्ण दिवस, महोत्सव, युद्धाभ्यास, उन सभी तमाम बिंदुओं को पढ़ते हैं जो अक्सर 5 या 6 प्रश्न आते ही आते हैं अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो। और मैं आपसे एक बात साझा और करना चाहता हूं, अपने जो भी सेशन लेते हैं उसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपने अध्ययन करते हैं उसे अंत में रिवाइज भी करते हैं और चंद 1 या 2 मिनट में संपूर्ण विषय वस्तु को रिकैप कर देते हैं बेशानदार से ट्रिक्स के साथ और वन लाइनर फैक्ट के साथ, और जिसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाती है। और जरूर अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा और लगातार सेशन को पूर्णतः जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर यह सेशन आप अटेंड कर रहे हैं तो दोस्तों अपने मात्र महज 180 मिनट में 1 माह की क्रोनोलॉजी को कवर करते हैं। ये अपना टारगेट रहता है और अपने टारगेट में यह भी शामिल है कि कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी फैक्ट है, वो परीक्षा की दृष्टि से वंचित नहीं रहे और उसे शानदार और बेहद रुचिपूर्ण तरीके से और ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाया जाए। इसी टारगेट को लेकर, लक्ष्य को लेकर अपने पढ़ते हैं और यह अपने आप में बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों महज पढ़ना ही अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखता, उसे याद करना महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि अपन जो फैक्ट पढ़ रहे हैं वो अपने को याद भी रहने चाहिए। तो कुछ साथी है वो लगातार 1-1, 2-2 घंटे डेली सेशन अटेंड करते हैं करंट अफेयर्स का। मेरा मानना है कि आप इस मैगजीन को अगर कवर कर रहे हैं तो करंट अफेयर की दृष्टि से अपने एक नया आयाम स्थापित करने वाले हैं, आप करंट अफेयर्स को नई गति देने वाले हैं। इससे ही आप पढ़ते रहें और इस पुस्तक से करंट अफेयर्स बाहर नहीं है, भले ही कोई भी परीक्षा है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अंतर्राष्ट्रीय अपने परिदृश्य पढ़ते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ते हैं, प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ते हैं, तो इससे कोई भी फैक्ट बाहर नहीं जाने वाला है। तो अब ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए रुक करते हैं आज के सेशन की ओर। और आज का सेशन का अपन आगाज़ करने जा रहे हैं नियुक्तियों से आज के सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं और डायमंड से स्टार्ट करने वाले हैं। हीरालाल जी सामरिया। कौन है हीरालाल सामरिया? आइए जानते हैं। अपने नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं किसे? हीरालाल जी सामरिया को। ये दोस्तों केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत थे पहले, और वर्तमान में इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। कब? नवंबर 2023 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 नवंबर 2023 को, कब? 6 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें शपथ दिलाई। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें शपथ दिलाई। केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त बने हीरालाल सामरिया इस पद को संभालने वाले दलित समुदाय के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दलित समुदाय के पहले सूचना आयुक्त कौन बन चुके हैं अपने? तो मुख्य सूचना आयुक्त दलित समुदाय के हीरालाल सामरिया जी बन चुके हैं। मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री यशोवर्धन सिन्हा जी थे, जो पहले थे, जो अक्टूबर 2023 में क्या हो चुके हैं? रिटायर्ड हो चुके हैं। और उनका स्थान किन्होंने संभाला है? तो हीरालाल सामरिया जी ने संभाला है, और वह देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त है। कौन से दोस्तों? कौन से क्रम के? 12वें मुख्य सूचना आयुक्त है। इसे आप याद रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त पद पर हीरालाल सामरिया की नियुक्ति के साथ ही 2 सूचना आयुक्त, दोस्तों 2 सूचना, अपने सूचना आयोग के बारे में विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं कि कितने सदस्य होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका गठन कैसे होता है, समस्त अपने चर्चा करने वाले हैं। लेकिन अभी 2 सूचना आयुक्त और नियुक्त किए गए थे। कौन थे? श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी, जिनकी नियुक्ति इन्हीं के साथ नवंबर 2023 में की गई है। बाद में मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया जी इन्हें शपथ दिलाई। हीरालाल सामरिया जी का जन्म 14 सितंबर 1960 डीग जिला, जो अभी हाल ही में नवगठित किया गया था, जो पहाड़ी गांव में हुआ था, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो BE सिविल ऑनर्स में हुई है राजस्थान विश्वविद्यालय से। कहाँ से? राजस्थान विश्वविद्यालय से। तो अपने मुख्य सूचना आयुक्त कहाँ से बिलोंग करते हैं? अपने राजस्थान से बिलोंग करते हैं, रंगीले राजस्थान से। सामरिया ने सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है, जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। तेलंगाना कैडर 1985 बैच के ये IAS अधिकारी हैं।
जो 7 नवंबर 2020 को सूचना आयुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था और वर्तमान में 2023 में इन्हें मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया है। अब दोस्तों याद कैसे रखेंगे, बेहद शानदार ट्रिक से क्या याद रखेंगे, कोई अन्य शब्द को आप याद नहीं करना है। जी आप दोस्तों कहाँ बागड़ी में कोई महत्वपूर्ण चीज़ हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है तो बिन कहते हैं साम गे राखियो, यानी इन अच्छी तरीकों व्यवस्थित तरीकों राखनी है। कवानी साम गे राखियो कि यह इंपॉर्टेंट है, काम आने वाली चीज़ है। तो एक ये है कि आने 2020 में सूचना आयुक्त नियुक्त कराया, 3 साल तक बढ़िया बढ़िया तरीकों हर सूचना साम गे राखी, क्या करके राखी, साम गे राखी, बढ़िया तरीकों व्यवस्थित तरीकों राखी। तो आगे इस क्वालिटी की वजह आने मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। क्या बना दिया, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया, क्योंकि यहाँ लारा 2-3 साल बढ़िया बढ़िया तरीकों सूचना साम गे राखी। तो इस प्रकार अपने याद करने वाले हैं कि सामरिया जी ने सभी सूचनाओं क्या रखा, साम के रखा, तो इन्होंने क्या बना दिया, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया, मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया। कैसे लगे दोस्तों ट्रिक, याद हुआ ना फैक्ट? क्यों जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, क्योंकि दोस्तों पुस्तक को पढ़ते हैं सभी हैं, लेकिन एक एडिशनल अगर बात से अपने किसी बात को अगर मस्तिष्क में बिठाते हैं तो किसी तरीके से अपन भूल नहीं पाते। तो ये एक अपने आप में बेहद अहम भूमिका अदा करते हैं। अपना एक शानदार तरीके से पढ़ना, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ये फैक्ट याद रहेगा या नहीं रहेगा, आपको कैसी लगी आपको ट्रिक। अब अपने चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो उसके आधारभूत जानकारी होना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग की जो स्थापना है दोस्तों वो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुई है और केंद्र सरकार द्वारा की गई है। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों। संवैधानिक निकाय का मेन क्या है कि दोस्तों इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, इसे बाद में संशोधन के द्वारा इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। तो जो संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय संविधान में इसका वर्णन नहीं है, तो इसे संवैधानिक निकाय नहीं है। इस प्रकार ये होता है, जो संवैधानिक है, संवैधानिक से मीन है जिसका संविधान में वर्णन था या है। तो संविधान में जिसका वर्णन है वो क्या कहलाता है, संवैधानिक निकाय कहलाता है, और जिसका संविधान में वर्णन नहीं है तो वो संवैधानिक निकाय नहीं कहलाता। यूं होता है दोस्तों। बात करें अन्य फैक्ट की, तो दोस्तों सदस्य की बात करते हैं। इस आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। 1 + 10 हो सकते हैं, 10 से अधिक इसमें सूचना आयुक्त नहीं हो सकते। और 2 सूचना आयुक्त के भी इनके साथ नियुक्त किए गए थे। इनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति बनाई जाती है और जिसमें अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा में विपक्ष के नेता को ऐड किया जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं। वो क्या करते हैं कि मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इनका क्षेत्राधिकार क्या है, तो आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण हैं, सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण हैं। कार्यकाल की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना सभी आयुक्त है वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के तहत कार्य करते हैं और 65 वर्ष की आयु तक। ये 2 दोस्तों हैं, या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक और 65 वर्ष की आयु तक। जो भी पहले होगा वह कार्यकाल रहता है। और वह इंपॉर्टेंट है कि वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, दोबारा उन्हें इस पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नए फैक्ट की ओर, जानते हैं नए तथ्य को। अनीश शाह जी, दोस्तों ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंधक निदेशक है। कौन, अनीश शाह जी। ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। ये अपने व्यापारिक संगठन है फिक्की, जिसका गठन 1927 में किया गया था और उसके क्या है अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा प्रबंधक के निदेशक अनीश शाह जी देश के सबसे बड़ी उद्योग संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के निदेशक हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और महात्मा गांधी जी की सलाह पर हुई थी और इसकी स्थापना करने वाले घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुर थे। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और व्यापारिक संगठनों का एक संघ है, ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों नीति आयोग में, तो नीति आयोग में अभी 4 प्रतिष्ठित फेलो की नियुक्ति हुई है। वो कौन है, अनूप सिंह जी, OP अग्रवाल जी, अजय चौधरी जी और V लक्ष्मी कुमारन जी। अनूप सिंह जी को माइक्रोनॉमिक्स के विशेषज्ञ हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है।
OP अग्रवाल जी को परिवहन के विशेषज्ञ हैं, और अजय चौधरी जी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अग्रणी हैं। और बात करें लक्ष्मी कुमारन जी, लक्ष्मी किसके पास होती है, तो पैसे वालों के पास क्या आती है, लक्ष्मी माता जी आते हैं, और पैसे पास होते हैं उनके पास क्या लगता है, कर लगता है, टैक्स लगता है। तो कराधान में विशेषज्ञ कौन है, लक्ष्मी कुमारन जी। इस तरीके से अपने याद रखने वाले हैं। और बात करें दोस्तों नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में ये कार्य करता है, और इसकी फुल फॉर्म है जो हिंदी में है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है दोस्तों, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है, वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतानी है। इसके 7 स्तंभ है, प्रोएक्टिव, प्रो पीपल, भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी का समावेश, समानता, पारदर्शिता। और जो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी हैं। और CEO है VVR सुब्रमण्यम, VVR सुब्रमण्यम। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। हितेश कुमार एस मकवाना, हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इन्हें किस प्रकार याद रखने वाले हैं दोस्तों, याद रखिएगा मकान, मकवाना से याद रखेंगे मकान। अपने मकान बनाते हैं तो उनका बार बार सर्वेक्षण करना पड़ता है कि कोई चीज़ गलत ना लग जाए, कुछ गलत न बन जाए। तो मकान का क्या करते हैं, बार बार सर्वेक्षण करते रहते हैं, तो सर्वेक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार अपने सर्वेक्षण कौन करने हैं, तो हितेश कुमार मकवाना जी करेंगे। कौन करेंगे, हितेश कुमार मकवाना जी। मकान का क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। मकान का क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। तो मकान का सर्वेक्षण करना है, तो मकान से अपने याद रख लेंगे मकवाना जी। तमिलनाडु कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हितेश कुमार मकवाना जी को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। हितेश कुमार मकवाना ने इस पद पर सुनील कुमार जी का स्थान लिया है, ये अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों। भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षक विभाग के प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के अधीन एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। कोलन मैकेंजी को भारत का पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया था, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। रियर एडमिरल राजेश धनखड़ जी, दोस्तों एडमिरल राजेश धनखड़ जी को 11 नवंबर 2023 को सामरिक दृष्टि से अहम नौसेना के पूर्वी बेड़े की कमान संभाली गई है, और अपने इसलिए विशेष कोई ज़्यादा है नहीं। बात करते हैं अन्य फैक्ट की। भारत को अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो भारत को बनाया गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में दोस्तों 87 देश हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लंदन में है। कहाँ पर है, लंदन में है। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है, भारत को बनाया गया है। कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद में इसका आयोजन 24 नवंबर 2023 को किया गया था, और ISO ने भारत को वर्ष 2023 के लिए ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाने की घोषणा की गई है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि भारत को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, क्योंकि अगर बात करें उत्पादन में तो 2 नंबर पर है, और बात करें इसके उपयोग में यानी उपभोक्ता में तो सबसे आगे कौन है, अपने हैं, भारतवासी सबसे आगे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन में 87 देश शामिल हैं, और जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। बात करें अन्य प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, तो संतोष कुमार झा की बात करें तो इन्हें अध्यक्ष एवं प्रबंधक महानिदेशक की नियुक्ति किया गया कोंकण रेलवे का। पल्लवी जैन गोविल की बात करें तो इन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय का। बात करें मनोरंजन मिश्रा जी की तो कार्यकारी निदेशक ED के नियुक्त किए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक में, ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें शकुंतला एल भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य नियुक्त किए गए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट तो बस इतना ही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, तो शकुंतला एल भैया को नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिका मूल की शकुंतला एल भैया को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद के संयुक्त सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 15 नवंबर 2023 को की गई। भाया एक जानी मानी कानूनी कंपनी के सह मालिक है, और उनका काम उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने पर केंद्रित है जो व्यवसाय और असुरक्षित निर्णय लेने के कारण गंभीर मुश्किलों से घिर जाते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशासनिक सम्मेलन संयुक्त राज्य सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसकी स्थापना 1964 में प्रशासनिक सम्मेलन अधिनियम के तहत हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कि शकुंतला एल बाया जो भारतीय मूल के हैं, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य नियुक्त किया गया है। और बात करें अपने अन्य फैक्ट की, गिरीश चंद्र मुर्मू जी यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूएन में लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी बने हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग सेंटर ऑफ ऑडिटर जनरल गिरीश चंद्र मुर्मू वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। उनका चयन बाहरी ऑडिट के प्रति उच्चतम मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक ऑडिट परिदृश्य को आकार देने में सक्रिय इनकी भूमिका रही और इनकी इस भूमिका से प्रभावित होकर इन्हें यूएन लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बना दिया गया है। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए सुरेंद्र अधाना का पुनः चयन हुआ है। तो दोस्तों ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों की, तो डेविड कैमरन ब्रिटेन में विदेश मंत्री ने नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन का विदेश मंत्री किन्हें नियुक्त किया है? डेविड कैमरन को। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? अपने विदेश घूमने जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कैमरा लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? कैमरा लेके जाएंगे। तो डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। स्पेन के दोबारा प्रधानमंत्री बने पेड्रो साचेज। पेड्रो साचेज किसके प्रधानमंत्री बने हैं? स्पेन के। कौन सी बार? दोबारा, दूसरी बार बने हैं। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज को 16 नवंबर 2023 को दोबारा प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। इसके साथ ही उनके लिए नए वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। वह एक समाजवादी नेता हैं। वोटिंग में केवल दक्षिणपंथी विपक्ष प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ वोट किया है। हाल ही में साचेज ने 2 कैटलन अलगाववादी पार्टियों समेत 6 छोटी पार्टियों का समर्थन हासिल किया, जिससे वह दोबारा चुने गए। ये अपने को ध्यान में रखना है। याद कैसे रखेंगे? आइए शानदार सी ट्रिक से याद करते हैं दोस्तों। स्पेन के जो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? पेड्रो साचेज। साचेज क्या करते हैं? साची साची बोलते हैं। ये साची साची बोलते हैं तो इनको क्या बना दिया गया? स्पेन का प्रधानमंत्री बना दिया गया। साची साची कौन बोलते हैं? तो पेड्रो जी बोलते हैं, और इन्हें क्या बना दिया गया? स्पेन के प्रधानमंत्री बना दिया गया। बात करें दोस्तों अन्य नियुक्तियों की, तो नादिर लरवारी जो प्रधानमंत्री बने हैं अल्जीरिया के, डैनियल नोबोवा जो राष्ट्रपति बने हैं इक्वाडोर के, और क्रिस्टोफर लक्सन जो प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रश्न आएगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का निधन हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीबी का निधन 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में हो गया है। वह किसी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1927 को केरल के ट्रावनकोर साम्राज्य के पाठनमिता गांव में हुआ था, और 1927 में ही क्या हुआ था दोस्तों? फिक्की की स्थापना हुई थी, जो अपने अभी पढ़ी है। वह अक्टूबर 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी तथा 29 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्त होने के बाद 1993 से 97 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। डॉक्टर एस बद्रीनाथन जी का निधन हो गया है दोस्तों। ये भारत के सबसे बड़े चैरिटेबल आई हॉस्पिटल है शंकर नेत्रालय, उसके संस्थापक थे डॉक्टर सेंगामेंदु श्रीनिवास बद्रीनाथ का 21 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया है, और 1983 में इन्हें इस महान उपलब्धि के लिए पद्मश्री से नवाजा गया था, और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। बात करें दोस्तों अन्य दिवंगत हस्तियों की, तो राजकुमार कोहली जी ये भारतीय फिल्म निर्माता थे जो प्रमुख फिल्म बने नागिन, जाने दुश्मन, नौकर बीबी का बदले की आग, मुकाबला, राज तिलक जैसी बेहतरीन मूवी इन्होंने काम किया है। पी वलसाला प्रसिद्ध मलयालम लेखिका है जिनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। रोजलिन कार्टर पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पत्नी है जिनका निधन हुआ है। संजय गढ़वी भारतीय फिल्म निर्देशक थे। सुसान बायट ब्रिटिश उपन्यासकार हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताऊंगा। एस वेंकटरमन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर हैं जिनका 92 वर्ष की आयु में
निधन हुआ है। BN गोस्वामी मशहूर कला समीक्षक और इतिहासकार लेखक का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। सुब्रत राय, ये दोस्तों महत्वपूर्ण है। सहारा इंडिया एक कंपनी चली थी, सहारा, इसके प्रमुख थे कौन? सुब्रत राय। उनका निधन 75 वर्ष की आयु में हुआ है। लाला केदारनाथ अग्रवाल, ये बीकानेर से हैं। मिठाई और स्नैक्स कंपनी के बीकानेर वाला के संस्थापक केदारनाथ अग्रवाल के निधन हो गया है। बात करें चर्चित व्यक्ति की, तो दोस्तों सौरव गांगुली, पूर्व भारतीय कैप्टन क्रिकेट के, उन्हें पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहाँ के नियुक्त किया है? तो पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओपन एआई में सैम और ग्रेग की वापसी। सैम और ग्रेग कौन है? ये दोस्तों ये ओपन एआई के को फाउंडर थे, सैम ऑल्टमैन और ग्रेग बॉकमैन। इन्हें वापस कंपनी में बुला लिया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना, ज़्यादा परीक्षा दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करते हैं चर्चित स्थल की, तो दोस्तों आइलैंड में 14 घंटों में 800 भूकंप को नोटिस किया गया था कि कहाँ या 14 घंटों में 800 भूकंप? तो आइसलैंड में। उलिहातू, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है उलिहातू। ये कहाँ पर है? झारखंड राज्य में है। और यहाँ पर अभी जनजाति गौरव दिवस था जो 15 नवंबर को, वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री उलिहातू गए थे। और अब प्रधानमंत्री उलिहातू जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की इस जन्मस्थली का दौरा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बन गए हैं। और इस गांव का दौरा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 को इन्होंने किया था। तो बात करें दोस्तों प्रमुख दिवस की, तो दोस्तों प्रमुख दिवस में अपने को याद रखना है हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस कब होती है? 1 नवंबर को होती है। पुडुचेरी का मुक्ति दिवस की बात करें तो वो भी 1 नवंबर को होता है। विश्व शाकाहारी दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को होता है। जोजिला दिवस 1 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर। वैश्विक शहरीकरण दिवस 8 नवंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, ये याद रखना है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर। आयुर्वेदिक दिवस की बात करें तो दोस्तों आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी थीम होती है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपको याद रखना है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस नहीं, वो कब होता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि भारत के पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 2008 से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम रही है एक सतत विषय के लिए अभिनव शिक्षा। बात करें दोस्तों बाल दिवस की तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा, जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी पत्रकार को जो दिवस होता है वो 16 नवंबर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब होता है दोस्तों? 17 नवंबर। ये तो अपने को सभी को पता ही होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट दिवस कब होता है? 17 नवंबर को होता है। 17 नवंबर को होता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म दिवस कब होता है दोस्तों? 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित की स्मृति का विश्व दिवस 19 नवंबर। विश्व बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व बाल दिवस की बात करें तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। अन्य दोस्तों संविधान दिवस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस कब होता है दोस्तों? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जाने लगा है? तो 26 नवंबर 2015 से है संविधान दिवस मनाया जाने लगा है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और राष्ट्रीय दूध दिवस की बात करें तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। गुरु नानक देव जयंती 27 नवंबर। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले सिख गुरु थे। उनकी जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन विश्व भर में मनाई जाती है। और इस वर्ष उनकी 554वीं जयंती थी और इसे प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट बिंदु की।
विभिन्न संस्थानों के स्थापना दिवस की, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इंजीनियरिंग कोर का स्थापना दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। बात करें महत्वपूर्ण सप्ताह की, तो सतर्कता जागरूक सप्ताह 2023 ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया। विज्ञान और शांति का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह ये 9 से 14 नवंबर तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह की बात करें तो 15 से 21 नवंबर तक। विश्व विरासत सप्ताह की बात करें तो 19 से 25 नवंबर तक। और सांप्रदायिक सद्भावना अभियान सप्ताह की बात करें तो 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। चर्चित पुस्तकें दोस्तों, एलन मस्क, वाल्टर इसाक्सन के द्वारा लिखी गई है। हैरी पॉटर्स एंड द प्रिजनर ऑफ एज़काबान जेके रोलिंग द्वारा लिखी गई है। द वुमेन इन मी ब्रिटनी स्पीयर्स। मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 मिनहाज मर्चेंट। थ्रेड बॉय एंड थ्रेड ऑन द लाइफ ऑफ शंभू कुमार कसलीवाल सत्या शरण के द्वारा लिखी गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों इस सम्मेलन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वैश्विक स्तर का सम्मेलन था, इंटरनेशनल स्तर का सम्मेलन था, जो भी भारत में हाल ही में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अहमदाबाद में। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 21 से 22 नवंबर 2023 को अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने किया था। और दोस्तों इस सम्मेलन में विशेष यह रहा है कि घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है, क्योंकि दोस्तों इस मछली की कीमत क्या है? 5 लाख रुपए है। और यह मछली भारत के महाराष्ट्र और गुजरात में ही पाई जाती है, क्योंकि इसका उपयोग दोस्तों किस में किया जाता है? बियर और वाइन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। बात करें अन्य सम्मेलन की, तो 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन जो 14 से 15 नवंबर 2023 को महू मध्य प्रदेश में आयोजन किया गया। 37वें इन्फेंट्री कमांडर सम्मेलन। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ का सम्मेलन 13 से 15 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बात करें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की, तो यह दोस्तों दूसरा संस्करण था। इसका आयोजन 17 नवंबर 2023 को, उद्घाटन अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। चौथा गोवा समुद्री सम्मेलन दोस्तों यह 29 से 31 अक्टूबर 2023 को गोवा में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय था हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, सामान्य समुद्री प्राथमिकताओं को सहयोग और समन्वय ढांचे में परिवर्तित करना था इसका मुख्य उद्देश्य। भारतीय जल प्रभाव सम्मेलन जिसका 8वां संस्करण था, और यह 22 से 24 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बात करते हैं आगामी सम्मेलन जो होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 ये कहाँ होगा? तो ये फरीदाबाद में होगा। कहाँ होगा? फरीदाबाद हरियाणा में होगा। 17 से 20 जनवरी 2023 को होगा। तो अपने याद रखेंगे विज्ञान महोत्सव क्या होगा? फ्री में होगा। फ्री में से याद रखेंगे फरीदाबाद में, फ्री में फरीदाबाद में। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। बात करें दोस्तों अन्य फैक्ट की, जो महत्वपूर्ण अभियान है वो कौन कौन से हैं? भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। कौन सा दोस्तों? सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच कौन सा होता है अभ्यास? सूर्य किरण। दोस्तों इसकी एक सभी युद्धाभ्यासों की जो सूची है वो अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है। आप सभी युद्धाभ्यास को देख सकते हैं कि वायुसेना, थल सेना और जल सेना में कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं और किन किन देशों के बीच होते हैं, वो सभी अपने टेलीग्राम चैनल में हैं, आप सभी देख सकते हैं। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण का 17वां संस्करण 24 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। और 14 दिवसीय इस अभ्यास में 334 सैन्य कर्मियों ने वाली नेपाल की सेना की टुकड़ी ने तारादल बटालियन और 354 सैन्य कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कमायू रेजिमेंट कर रही थी। इस अभ्यास का उद्देश्य है सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करना और दो पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों जो सैन्य अभ्यास होता है वो कौन सा होता है? मित्र शक्ति होता है। कौन सा होता है? मित्र शक्ति। यह दोस्तों 9वां संस्करण था। 16 से 29 नवंबर 2023 को हुआ। वो कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र के पुणे की औध में हुआ था। और इसका नाम क्या दिया गया? मित्र शक्ति 2023। अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है मित्र शक्ति अभ्यास निम्न देशों के बीच होता है? भारत श्रीलंका, भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान। तो किसके बीच होता है? भारत श्रीलंका। इस प्रकार यह प्रश्न आता है और इनसे कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायुसेना, नौसेना द्वारा संयुक्त अभ्यास हुआ था। कहाँ पर?
त्रिशक्ति प्रहार भारत पाकिस्तान की सीमा पर 13 नवंबर 2023 को जैसलमेर में शुरू हुआ था। 13 दिन से चले इस युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने 30,000 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार। देखो, भारत भी अपने आप में बड़ा देश है, अमेरिका भी बड़ा देश है, तो ये क्या करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं। क्या करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं। तो वज्र प्रहार कौन से देशों के बीच होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है। इसका 14वां संस्करण था और जो 21 नवंबर से 2023 को मेघालय के उमरोई छावनी में हुआ था। यह अभ्यास 11 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। दोस्तों, बात करें साइलेंट पॉइंट की, तो इस युद्धाभ्यास का पहला संस्करण का आयोजन 2010 में हुआ था और भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास का 13वां संस्करण बकलवा, हिमाचल प्रदेश के विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। और भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है, तो आस्ट्रा हिंद होता है। ये अपने को याद रख ही लेंगे। आस्ट्रा से ऑस्ट्रेलिया हो गया, हिंद से हिंदुस्तान हो गया भारत। और 23 के दूसरे संस्करण के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल का दस्ता 22 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ और 6 दिसंबर 2023 को पर्थ में आयोजित किया जाएगा, जो कि आयोजन इसका हो चुका है। अभ्यास आस्ट्रा हिंद वर्ष 2022 से शुरू हुआ था और पहला संस्करण महाजन, राजस्थान में बीकानेर में आता है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में महाजन में राजस्थान में आयोजित किया गया था। अब कहाँ पर किया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। बात करें नौवां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। तो दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 9वां राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 24 से 25 नवंबर 2023 को गुजरात के वाडीनार में आयोजित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना के अध्यक्ष ने अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होता है कि समुद्री तेल रिसाव के दौरान विभिन्न संसाधनों एजेंसियों के बीच जो तैयारियों और समन्वय के स्तर का जांचना और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टीजेंसी प्लान के प्रावधानों का उपयोग करना है। बात करें दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने कारपेट और एक्स बोगोसर का अभ्यास किया। यह भारत के और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य होता है कौन सा अभ्यास, कॉर्बेट और एक्स बोंगो सागर। ये अपने को ध्यान में रखना है। कब हुआ है दोस्तों, इसका 5वां संस्करण था और 7 से 9 नवंबर 2023 तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में संचालित किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च कर दिया गया है। ये क्या करेगा, 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड की रफ्तार से चलेगा, यानी मौजूदा जो इंटरनेट की स्पीड है उससे 10 गुना ज़्यादा चलेगा। ये किसने किया है, तो चीन ने किया है। ऐसा चीन ही कर सकता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ केसर को मिला GI टैग, भौगोलिक टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेट मिला है GI टैग किसको, किश्तवाड़ केसर को। पूर्व की क्रोनोलॉजी में अपने जम्मू कश्मीर के एक महत्वपूर्ण चीज़ को GI टैग मिला था, वो भी आपको बताना है किसको मिला था, क्या नाम था। एक प्रकार की ऊन थी जिसे GI टैग मिला था, वो बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अपने पढ़ा था बहुत शानदार ट्रिक के साथ, देखते हैं आपको कितना याद है। किश्तवाड़ केसर दुनिया की सबसे शुद्ध केसर है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 5 क्विंटल केसर का उत्पादन किया जाता है। किश्तवाड़ केसर उत्पादन क्षेत्र को स्थानीय तौर पर मंडल कहा जाता है और केसर दुनिया का सबसे महंगा पौधा है, जिसकी खेती भारत में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और पामपुर के क्षेत्रों में की जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसलिए अपने आप में भेद महत्वपूर्ण है, विशेष है, इसलिए इसे GI टैग दिया गया है। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2023, 11वें इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2023 का आयोजन 21 से 23 नवंबर 2023 को मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया। कहाँ पर किया गया, मेघालय की राजधानी शिलांग में। दोस्तों यह पूर्वोत्तर राज्य में किया जाता है। इसका हर साल आयोजन, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन हर साल पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में किया जाता है और शिलांग अपनी स्थापना के बाद दूसरी बार इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जम्मू कश्मीर में ज्ञानोदय एक्सप्रेस रवाना।
क्या है दोस्तों ज्ञानोदय एक्सप्रेस, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 19 नवंबर 2023 को ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील को रियासी जिले के कटरा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ज्ञानोदय एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर में शिक्षा में क्रांति लाने की अनूठी पहल है। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों में होकर गुजरेगी और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में काम करेगी। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें विद्यार्थी देश भर का भ्रमण करेंगे, कई एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, हर राज्य की संस्कृति का अनुभव करेंगे। कॉलेज ऑन व्हील का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप किया गया है। इसका लक्ष्य कौशल विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे देश के युवा रोजगारों के प्रदाता की भूमिका अदा कर सके। कॉलेज ऑन व्हील्स में एक लाइब्रेरी है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए बुक्स उपलब्ध है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ाने के लिए अग्नि पहल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अग्नि पहल। अग्नि की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अग्नि की क्या है, आयुर्वेदिक ज्ञान में पुण्य पहल। कि दोस्तों आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ाना, आयुर्वेदिक चिकित्सकों में नवाचारों को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, केंद्रीय आयुर्विज्ञान विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा, बस, और इसमें कुछ खास नहीं है। दोस्तों ये था आज के इस सेशन में जो अपने अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में जाना, और अब अपने चर्चा करने वाले जा रहे हैं तमाम सभी बिंदुओं की मात्र 1 मिनट में जानेंगे अद्यतन सामान्य ज्ञान को। दोस्तों अपने पुरस्कार वाले टॉपिक्स में चर्चा की थी, प्रमुख पुरस्कारों के बारे में एक बार रिकैप कर लेते हैं। बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को मिला था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेना मुफद्दल सैफुद्दीन को मिला था, निशान है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार एकता कपूर को दिया गया था। और मिस यूनिवर्स का खिताब मिस यानी सैनिस प्लायोसिस को दिया गया था। बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर आरबीआई को, और राजस्थान को मिला था अमृत अवार्ड। काका हाथरसी पुरस्कार है वो सुरेश लोढ़ा जी को दिया गया था। और आज के सेशन में अपन ने क्या पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप। आइए जानते हैं अपने शानदार से इस सेशन में एक मात्र 2 मिनट में पूरे सेशन को समापन करने वाले हैं। हीरालाल सामरिया जी मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। किन्हें, हीरालाल सामरिया जी को। और कौन से कर्म के, 12वें कर्म के हैं। अनीश शाह जी फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। किन्हें, अनीश शाह जी को। हितेश कुमार मकवाना जी बने अपने महासर्वेक्षक नियुक्त किए गए हैं। किन्हें नियुक्त किया गया है, हितेश कुमार मकवाना जी को महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत को। और यूएसए में प्रशासनिक सम्मेलन के सदस्य नियुक्त हुए हैं शकुंतला एल भाया। कौन, शकुंतला एल भाया। और यूएन में लेखा परीक्षक उपाध्यक्ष बने अपने के गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और डेविड कैमरन ब्रिटेन के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए हैं। और ब्रिटेन के पीएम कौन है, ऋषि सुनक है। स्पेन के पीएम किसे नियुक्त किया गया है, पेड्रो साचेज। ये साची बोलते हैं, यानी झूठ नहीं बोलते, सारी बात साची कहते हैं। तो स्पेन का इन्हें पीएम बना दिया गया। देश की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो चुका है, कौन थी, फातिमा बीबी थी। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली, इन्हें नियुक्त किया गया है। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन जिसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ किया गया था, जैसा अहमदाबाद में 22 नवंबर 2023 को यह ऑर्गेनाइज किया गया। गुजरात की राज्य मछली किसे घोषित किया गया है, तो घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली घोषित किया गया है। और इसकी कीमत कितनी है, तो 5 लाख रुपए इसकी कीमत होती है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो वाइन और बियर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्रमुख युद्धाभ्यास पढ़े अपने, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण जो 17वां जिसका संस्करण था, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जिसका आयोजन किया गया। और भारत और श्रीलंका के अगर मध्य बात करें तो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। और उसका 9वां संस्करण था जो महाराष्ट्र के पुणे के औध में किया गया। भारत की तीनों सेनाओं का जो संयुक्त युद्धाभ्यास था वो त्रिशक्ति प्रहार किया गया जैसलमेर में। और भारत अमेरिका का वज्र प्रहार 14वां संस्करण मेघालय की उमरोई छावनी में जिसका आयोजन किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था दोस्तों ऑस्ट्रा हिंद। और भारत और बांग्लादेश के मध्य बात करें तो कारपेट और बोंगो सागर। और किश्तवाड़ केसर को जम्मू कश्मीर का जीआई टैग मिल चुका है। और ज्ञानोदय एक्सप्रेस कहाँ से रवाना हुई है, कहाँ से शुभारंभ किया गया है, तो जम्मू कश्मीर से उसका शुभारंभ किया गया है। बात करें अग्नि पहल किससे संबंधित है, तो अग्नि पहल आयुर्वेद से चिकित्सकों से संबंधित है। और यह क्या करेगी, आयुर्वेद में नवाचारों को बढ़ावा देगी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किस पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इसे प्राप्त कर
कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। अब मिलते हैं अपने जनवरी माह के एक नए साल के क्रोनोलॉजी के साथ अपन सेशन का आगाज़ करेंगे। इसके साथ सभी मेरे प्रिय साथियों को सादर आभार, और अपने जो व्यू है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।